प्रैक्टिस किए थे, हम्म, कुछ कुछ नहीं बना। कुछ कुछ नहीं बना। ठीक है, पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन है बताओ। 36 है पहला। बुकलेट है नहीं मेरे पास, क्वेश्चन बताओ। In Bohr's model of hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of an electron in the orbit of n equal to 1 to the period of revolution of the electron in the orbit of n equal to 2 is किस चीज का रेशियो पूछा गया है? the ratio between the period of revolution of an electron in the orbit. एक मिनट रुको, एक्चुअली हो नहीं रहा है। दिख रहा है ना अभी स्क्रीन? Yes, sir. कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर बताओ तो। 8. बाकी लोग नहीं बनाए हो क्या कुछ क्वेश्चन? बाकी लोग बनाते हो या सिर्फ ऐसे ही? तुम क्वेश्चन ये व्हाट्सएप पे भेजो, सॉरी टेलीग्राम टेलीग्राम पे में. भेजो। हाँ, ओके. तब तक एक क्वेश्चन दे रहा है, तब तक ये बनाओ क्वेश्चन बाकी नंबर लोग। भेजे कि फोटो? हाँ, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेजो। बाकी लोग तब तक ये क्वेश्चन करो। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन। सर शायद आज लेक्चर 7 होगा ना, क्योंकि कल उस दिन जो था वो 6 था, तो आज 7 होगा। अच्छा, उस दिन 6 था। ठीक है, वो देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन करो सब लोग। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? हाँ सर। चलो करो फटाफट। बाकी तुम भेज दिए? सेंड कर दिए। 36 भी सेंड कर दिए और उसके बाद वाला सब भी सेंड कर दिए। हेलो. हेलो। हाँ सर, 36 सेंड कर दिए और उसके बाद वाला भी कुछ कुछ सेंड कर दिए। चलो ठीक है, हम देख लेंगे। ये बनाओ बाकी।
बन गया सबसे? बना रहे हो कि नहीं? सर बना रहे सर, 1 मिनट और। ठीक है, बनाओ। ये अगर बन गया तो ये क्वेश्चन जो भेजा है वो भी तुम लोग ट्राई करना, नहीं तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इन बोर्स मॉडल of the hydrogen atom, the ratio between, ठीक है, the period of revolution, between the period of revolution of an electron in the orbit of n equal to 1 to the यही है ना क्वेश्चन? Yes, sir. To the period of revolution of electron in n equal to 2 में पूछा गया है ना? Yes, sir. in the orbit n equal to 2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। इज पहला वाला आंसर आया तुम लोगों का? किसी का भी? बताओ, फटाफट बताओ। 100 by दा 21 hour. अरे वैल्यू पुट करके बताओ, सारा चीज बताए हैं, आंसर बताओ डायरेक्ट। जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे? तुम लोग का सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, डाउट भी सॉल्व करना है, कैसे होगा एक ही घंटे में सब? इसलिए थोड़ा सा कैल हुआ? जल्दी बोलो। जिसका हो गया पहला वो दूसरा ट्राई कर सकते हो। अब कोई सर रिस्पॉन्स ही नहीं ये दे रहा। पहला Sir, वाला का होगा 439 इंटू 10⁵ होगा। सर मेरा अलग आंसर आ रहा। हेलो अलग? अलग क्या होता है? सर, 4338.09 एमस्ट्रॉन्ग आ रहा फर्स्ट वाले का। सर 9 ना होगा, 439 ना। पहले ये बात बताओ, मेरा थर्ड एमस्ट्रॉन्ग। लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज बोला गया है, तो n2 और n1 का वैल्यू क्या होगा? n1 क्या होगा पहले ये बताओ तो। N1 तो 4 होगा। n1 4 होगा, और n2 क्या होगा? 7। 7 7। होगा। तो जब n2 7 हो गया, जब ये चीज पता चल गया तो आप बाकी नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तुम लोग इतना मतलब, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अब सारा कैलकुलेट करके थोड़ी देंगे। 1/λ इज इक्वल टू, यही था ना फॉर्मूला। आर हाइड्रोजन के लिए बोला गया तो जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, और बाय 1/n1, तो ये 1/16 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ, 49। इसी को सॉल्व करना है तुमको, आर का वैल्यू निकालना है, सॉरी लेमडा निकालना है, और आर का वैल्यू तुम लोग को बता ही दिए, अप्रोक्सीमेटली कितना यूज करना है, 1/r का वैल्यू बताए हैं।
कितना यूज करने बोले हैं? सर 911 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो 911 एंगस्ट्रॉम। तो तुम लोग एंगस्ट्रॉम में ही आंसर दो, लेमडा का वैल्यू निकालना है। अब ये कैलकुलेट करने हम थोड़ी सिखाएंगे, ये कैलकुलेशन करो तुम लोग फटाफट। आंसर है 21,666 एंगस्ट्रॉम, इसी के आसपास आएगा। कैलकुलेशन एरर कर रहे हो तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आया किसी का? इसके अराउंड भी आ रहा है? सर 1 सेकंड सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। जल्दी करो। सर 21,644.09। 21 कितना आ रहा है लेमडा? 21,644.09। हाँ 21644। चलो ठीक है, 0.09 0.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसी के अराउंड आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 911 लिए हैं। तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में देख लेना, जो इसके आसपास सबसे क्लोज वैल्यू होगा उसको ही आंसर मार देना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना बाकी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तुमसे कि इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो बिटवीन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, रेशियो बिटवीन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of an electron in the orbit n equal to 1 to period of revolution in। तो यहाँ period of revolution का क्या मतलब हुआ? पीरियड होता है टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियड मतलब यहाँ बात किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है ये, टाइम पीरियड से मतलब है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? कितना टाइम लगा रहा है वो पूरा उसको सर्कल करने में, तो कैसे निकालेंगे? जो उसका उस रेडियस का जो सरकमफेरेंस होगा वही करेंगे ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस कोई भी पर्टिकुलर सेल में, सेल को कंप्लीट करने में पूरा इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगा रहा है, तो उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे हम लोग। तो किसी सेल को पूरा कंप्लीट करने में डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सरकमफेरेंस, और बाय नीचे क्या आ जाएगा? नीचे किससे डिवाइड करोगे? जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वही होगा ना। तो सरकमफेरेंस बाय वेलोसिटी, ये तुमको टाइम दे देगा। अरे डिस्टेंस स्पीड पढ़े हो या नहीं? कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। अगर टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस बाय स्पीड ही करते हैं ना टाइम निकालने के लिए। हाँ सर। तो वही चीज तो यहाँ भी कर रहे हैं। हमको निकालना है टाइम पीरियड कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है उस पूरा ऑर्बिट कवर करने में। तो कितना होगा, जो उसका सरकमफेरेंस होगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आ जाएगा, यही होगा। अब सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल का कैसे निकालते हैं बताओ तो? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सर 2πr। 2πr। तो यहाँ भी वही सरकमफेरेंस निकालने के लिए तुमको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में यहाँ भी 2πr लेंगे। और r क्या आएगा? जिस ऑर्बिट का हम लोग बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, यही होगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली पूरा वैल्यू पुट नहीं करना है हमको। हम देखो यहाँ रेडियस, सारा कांस्टेंट वाला टर्म को हम हटा रहे हैं सर। रेडियस rn का फॉर्मूला क्या था बताओ तो? rn का जो फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे ये क्या आया था? 0.53 इंटू n square by z Armstrong, n स्क्वायर बाय z z in Armstrong। एंगस्ट्रॉम, यही था। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम जनरल कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए Z1 पुट कर देना।
तो ये आ गया पहले रेडियस का एक्सप्रेशन। उसी तरह वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था? 2.18 इंटू 10 to the power 6 10⁶ इंटू into z by n meter per second. z/n Meter per second. मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। अब वहां पे हम पुट कर रहे हैं, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हम एक्चुअली रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उससे हम सिर्फ मतलब है। ठीक है, जो वेरिएबल है। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अगर हम लोग देखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें से ऊपर वेरिएबल क्या है? आर एन वाला एक्सप्रेशन अगर पुट करोगे 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, ये तो इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है। आर एन का एक्सप्रेशन पुट करोगे तो आर एन में वेरिएबल क्या क्या है? n²/z, यही तो है वेरिएबल, बाकी ये तो कांस्टेंट है ना। आ रहा है समझ में? आर एन के केस में वेरिएबल क्या है? n²/z। तो ऊपर आ रहा है आर एन, मतलब n²/z का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नीचे क्या है? नीचे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है। वेलोसिटी में वेरिएबल क्या है बताओ तो? वेलोसिटी वाले टर्म में वेरिएबल क्या है? Z और N है। z/n वेरिएबल है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय z/n। हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं निकालना है, हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, और ये डिवाइड हो रहा है z/n, तो n ऊपर चला जाएगा, z नीचे। मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है, अगर हमको कंपेयर करना है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ क्या आ जाएगा? z² आ जाएगा। किसी भी Yes, शेल sir. का अगर हमको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? n³/z²। और यहाँ n क्या है? वो शेल नंबर है जिस शेल का हम लोग बात कर रहे हैं, और z क्या है? जिस एलिमेंट का बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z तुम्हारा फॉर हाइड्रोजन एटम डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन में फॉर हाइड्रोजन एटम पूछा गया है ना, Yes, sir. तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या कर दोगे? z का वैल्यू तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ आ जाएगा इसमें से, Yes, है sir. ना। तो 2 पीरियड में तुमको पूछा गया, कौन कौन से पीरियड के लिए पूछा गया है रेशियो? पीरियड 1 और पीरियड 2। तो हम सबसे पहले पीरियड 1 का रेवोल्यूशन ले लेते हैं p1, और पीरियड 2 का रेवोल्यूशन ले लेते हैं p2। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ है, मतलब n1 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? n2 का होल क्यूब। यही तो होगा रेशियो जब लोगे, तो कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो n1 का वैल्यू क्या है तुम्हारा फर्स्ट का? n1 का वैल्यू n1 और 2 के बीच में पूछा गया है ना। देखो तो क्वेश्चन। N1 और हाँ, N2 को. n1 और n2 पुट कर दो वैल्यूज। तो n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू 2 है। तो 1 का क्यूब करोगे 1, 2 का क्यूब करोगे 8। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:8। बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1:8। क्या किसी को डाउट है? बोलो। नहीं सर। देख लो ये सब क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो कैसे बनता है, क्योंकि टाइम पीरियड ये सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़े होगे। ये नहीं भी बताया तो खुद से भी डिराइव कर सकते हो ये सारा चीज, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो तुम लोग को पता ही था ना। टाइम निकालने का एक्चुअली स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो पढ़े होगे, थोड़ा भी आइडिया होगा तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, कांस्टेंट को हटा दो, जो वेरिएबल है सिर्फ उससे मतलब है। क्योंकि जब रेशियो लोगे तो कांस्टेंट वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, उसमें थोड़ी कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। जो एक्चुअल में वेरिएबल है वही वाले टर्म्स आएंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो पूछे वो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी कैसे सर एक निकालते हैं? चीज और पूछे बोलो। सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी निकालना पड़ता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, वो होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मतलब उसके शेल से बाहर निकालना है हमको। ठीक है, मतलब हाँ n इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन है वहां से उसको n इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जाना है। ठीक सर, है, मतलब उसके शेल से हमको बाहर कर देना है उसको। 34 में दिया हुआ है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He+। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He+, तो वहां पे ध्यान रखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो तुमको वहां पे N2 का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, और यस सर। N1 का वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि He+ का इलेक्ट्रॉन तो n इक्वल टू 1 में ही रहेगा। यस सर। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो n इक्वल टू 1 में ही रहेगा। और उस अगर आयनाइजेशन निकालना है मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हमको उसके उस एटम से ही बाहर कर देना है। मतलब N2 का वैल्यू कितना लेना है तुमको? इन्फिनिटी लेना है उस केस इन्फिनिटी। में। यस सर। ठीक है, हाँ चलो। एक एक क्वेश्चन ये पूछे हो फ्रीक्वेंसी निकालने का। ठीक है, ये क्वेश्चन करो तो पहले एक बार ट्राई करो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ revolution of electron present in second Bohr's orbit of hydrogen atom? ट्राई करो पहले। बेसिक जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताए हैं देखो कैसे निकाल सकते हो, यहाँ भी तुमको एक्सप्रेशन से करना होगा। ठीक है, करो एक बार ट्राई करके देखो। क्या जी निकला? नहीं, जब पहला वाला टाइम पीरियड वाला कर लियो तो फ्रीक्वेंसी करने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? लेकिन सर हाइड्रोजन का तो सेकंड ऑर्बिट होता ही नहीं है। हेलो क्या बोल रहे हो? सर, हाइड्रोजन का तो सेकंड ऑर्बिट होता ही नहीं है ना। सेकंड ऑर्बिट होता नहीं है? कौन बोल दिया? तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है जो रिवॉल्व करता है, तो उसमें तो एक ही ऑर्बिट होगा ना। ही ऑर्बिट होगा? ऑर्बिट बहुत, ऑर्बिट तो सारे रहेंगे ही। इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में है। वो फर्स्ट ऑर्बिट से वो जंप करके सेकंड ऑर्बिट में तो जा ही सकता है ना। वो ऑर्बिट तो रहता ही, ऑर्बिट तो अपने जगह पे रहेगा ही। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसका फर्स्ट ऑर्बिट में है। वो इलेक्ट्रॉन जंप करके वो सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है।
तो यहाँ पे बात किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं कर पाओगे ये? अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुमको पता है 2πrn/vn है, यही होता है ना टाइम पीरियड, सरकमफेरेंस बाय वेलोसिटी। अभी देखे हम लोग ऊपर, बोलो हाँ या नहीं। देखिए सर हेलो। हो जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर ये है तो फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाओगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम फ्रीक्वें तो 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा, 2πrn नीचे आ जाएगा। तो सेकंड तुमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना होगा। यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी चाहिए तुमको, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला से वेलोसिटी यहाँ निकाल लोगे, और उसके लिए रेडियस भी चाहिए होगा, रेडियस भी सेकंड ऑर्बिट का चाहिए होगा हाइड्रोजन का। तो ये दोनों अगर निकाल लिए तुम लोग तो यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहाँ से। आ रहा है समझ में? यस सर। अगर फ्रीक्वेंसी का तुमसे रिलेशन पूछा गया, मान लो दो एटम रहता, उसका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा जाता, तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही कर सकते थे। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऊपर चला गया और 2πrn नीचे चला गया। तो वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट को छोड़ देते हैं हम, सिर्फ वेरिएबल लेते हैं। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में वेरिएबल क्या था? z/n था सिर्फ। तो ये पहला हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। और रेडियस के फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या था बताओ? वेरिएबल क्या था बताओ? रेडियस के फॉर्मूले में वेरिएबल क्या क्या है? n²/z। n²/z। तो ये सेकंड। अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, हमको सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से मतलब है, मतलब वेरिएबल से मतलब है, किस पे वो डिपेंड कर रहा होगा। कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऊपर चला गया, मतलब z/n ऊपर है, और नीचे डिवाइड कैसे करना है हमको? रेडियस से, तो n²/z से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? z/n इंटू z/n²। तो जस्ट टाइम पीरियड का उल्टा हो गया ये, उससे भी देख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। यही टाइम पीरियड में क्या आया था? टाइम पीरियड में क्या था बताओ? n³/z। हाँ, n³/z²। तो ये दो चीज पूछा जाता है मोस्टली, देखना, ये ध्यान रखना। अगर दो दो शेल का तुमको कंपेयर करना है और सेम एटम है या डिफरेंट भी एटम हो, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z² हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के यस क्वेश्चंस सर। पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस और टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस। ये सब कर लेना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। एक एक्सेलरेशन वाला कोई क्वेश्चन पूछा है, एक्सेलरेशन वाला भी तुम लोग उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। चलो एक दे रहे हैं, बनाओ इसको। क्वेश्चन है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He plus is x, then acceleration of second, ये acceleration of electron in second orbit of B3 plus is, ये x के टर्म में तुमको आंसर देना है। एक बार ट्राई करो, एक्सेलरेशन का भी इसी तरह एक्सप्रेशन निकालो। कैसे निकाल सकते हो? जैसे अभी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का किए, उसी तरह एक्सेलरेशन का भी कर सकते हो।
क्या आया जी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुम लोग एक्चुअली पढ़े हो। एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है, एक हिंट दे रहा है हम सिर्फ। सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये एक्सेलरेशन ए से डिनोट कर रहा है, ये होता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम लोग एक्सप्रेशन निकालो और खुद रेशियो निकालना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे हम लोग ऑर्बिट में बात कर रहे हैं तो वी एन स्क्वायर बाय आर एन हो जाएगा, क्योंकि जिस ऑर्बिट nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसमें उसका वेलोसिटी कितना है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे और डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ nth ऑर्बिट आ गया। चलो अब इसका एक्सप्रेशन निकालो और उसके बाद सॉल्व करो। हो जाएगा ना अब? हेलो, सर ट्राई करते हैं सर। करो, ट्राई करो। दो क्वेश्चन बताए हैं, वैसे ही सिमिलर इसका भी एक्सप्रेशन निकालो और उसके बाद सॉल्व करो। थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाने का कोशिश करो। सर यूनिट कन्वर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वीएन तो मीटर पर सेकंड में और आरएन एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, फिर बोल रहा है यूनिट छोड़ो, हमको सिर्फ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या, शेल नंबर और एटॉमिक नंबर, उसका यूनिट थोड़ी ना होता है। शेल नंबर और एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं। तो बस उससे मतलब है, हमको जो वेरी कर रहा है उससे मतलब है, उससे एक्सप्रेशन निकालो पहले। सर ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा z³/n का पावर 4। z³ बाय n का पावर 4। z³ बाय n का पावर 4 आ रहा है। सर जेड का पावर 4, एन का पावर 6। n का पावर 6। तो मेरा z³/n का पावर 4 आ रहा है। हाँ देख, सिंपल है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी में तुम्हारा क्या था, देखो वेलोसिटी में क्या था एक्सप्रेशन, z बाय n था। वेलोसिटी जो है उसमें वेरिएबल क्या था, z बाय n ही था ना सर। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ऊपर है, और नीचे क्या है, रेडियस है। तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है, रेडियस जो है इसमें वेरिएबल क्या था, n स्क्वायर बाय z। तो ये n स्क्वायर और बाय z करोगे, ये क्या आ जाएगा, ए n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ऊपर चला गया है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा z³ बाय n पे पावर 4। किसका किसका ये आया है? मेरा। मेरा भी। चलो, तब ये अगर आ गया तो अब कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुमको एक हीलियम का दिया गया है, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का एक्सेलरेशन x दिया हुआ है, तुमको बेरिलियम का सेकंड ऑर्बिट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो नहीं कर सकते हो कंपेयर करके। कर सकते। तो करो जल्दी, निकालो आंसर क्या आएगा।
फटाफट बताओ, अब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जब इतना हो ही गया। एक्स के टर्म में तुमको आंसर देना है, क्या आएगा? अरे यार, देखो फर्स्ट केस में हम लोग फॉर, इधर देख, फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एच ई प्लस कर रहे हैं। एच ई प्लस के लिए एक्सेलरेशन दिया गया है, कितना है, एक्स दिया गया है ना। एक्सेलरेशन एच ई प्लस के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर इसका रेशियो ही ले लो फाइनली। आया तुम लोग का कुछ, कोई बता नहीं रहे हो आंसर। फर्स्ट केस में देखो, इसका एक्सेलरेशन है एक्स, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और बाय हमको सेकंड एक्सेलरेशन निकालना है, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है हमको बी थ्री प्लस का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, तो एक्स एक्स किसका था, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, एच ई प्लस का था। तो एच ई प्लस के लिए जेड, जेड का वैल्यू कितना होगा, हीलियम के लिए बताओ तो। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना है, 2। 2। 2। तो 2 का क्यूब करोगे ये 8 आएगा, और बाय नीचे n बाय n पे पावर 4 है, तो ये कौन सा ऑर्बिट के लिए था, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था। n का वैल्यू तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो 8/1। और बाय हम लोग जो ये रेशियो निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बी थ्री प्लस। तो बी थ्री प्लस के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी बी के लिए जेड का वैल्यू कितना है, 4। 4। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64। 64। और बाय नीचे n पे पावर 4, तो n का वैल्यू 2 है ना। तो 2 का पावर 4 करोगे कितना आएगा, 8। 6। 2 का पावर 4 8 आता है, वाह हीरो। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। क्या तुम लोग कैलकुलेशन करोगे, सर यहाँ से गलती से x बोल दिया। x बाई a का वैल्यू कितना हो गया, 8 इंटू 16/64। तो a इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल सकते हो, a इन टर्म्स ऑफ x कितना आ गया, बोलो आंसर जल्दी से अब। 1/2x। तो ये हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4/2, मतलब x बाई a का वैल्यू हो गया 2। x बाई a का वैल्यू 2 हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, x/2। तो यही हो जाएगा तुम्हारा 1/2x। देख लो आंसर, यस सर। समझ में आ गया ना। तो तुम लोग का एक्सप्रेशन बस निकालने आना चाहिए। एक्सप्रेशन अगर निकाल लोगे, कैसे एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, उसके बाद बस वैल्यू हमको रेशियो लेना है, और एक्सप्रेशन में सिर्फ जो वेरिएबल है वो मैटर करता है, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट ऊपर नीचे रेशियो लोगे तो वो तो कांस्टेंट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा सब में, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और भी एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस, टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस, और फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। बात समझ में आ गया? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। चलो, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना बुक। चलो, तो ये हो गया इतना। तुम लोग और भी क्वेश्चंस बनाओ, बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो क्वेश्चन। बुकलेट के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये दोनों करना एटलीस्ट मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन दिया हुआ है, और बुकलेट में भी बहुत सारा है। इतना करो, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर साथ साथ सॉल्व करते जाना, इतना इनफ है।
तुम लोग बस फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ने में रहोगे कुछ नहीं होने वाला है ये सब चैप्टर में। थ्योरी तो इतना पढ़ के रखे तो कोई जब अप्लाई ही नहीं कर पाओगे उसको, अप्लाई कैसे करोगे? जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एप्लीकेशन थोड़ी ना सीख पाओगे। कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, जैसे ये सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसमें तुमको अप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें थोड़ी कुछ अपना लगा रहे हैं हम, कुछ नया चीज थोड़ी लगाए हम, है क्या? जो फॉर्मूला बताए थे उसी को तो अप्लाई किया ना हम। बताओ। Yes, sir. तो यही सारा एप्लीकेशन सीखना है। तो एप्लीकेशन कैसे सीखोगे? जब तक क्वेश्चन बनाओगे नहीं तो तब तक थोड़ी ना सीख पाओगे। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। तुम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ने में रहते हो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन ही बनाओगे तो तुम्हारा थ्योरी भी पोर्शन क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो जितना भी ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर होगा जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें तुमको क्वेश्चंस बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितना भी तुम फॉर्मूला याद कर लो, सिर्फ सारा थ्योरी तुम्हारा कवर रहेगा, वो अप्लाई ही नहीं कर पाओगे वहां पे। ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाओ। बुकलेट में बनाओ, बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है। एनसीईआरटी बनाओ, ये दोनों चीज करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, बस इतना करना है, काफी है इतना। और तुमको एक ही दिन में सारा थोड़ी ना करने बोल रहे हैं। जो जो टॉपिक जिस दिन हो रहा है उस दिन उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लो बस। अब बोर्स मॉडल तुम्हारा कम से कम एक वीक से तो चल ही रहा है बोर्स मॉडल, अभी तक तुम लोग नहीं किए हो। टाइम तो ऐसा मत बहाना देना कि सर टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, टाइम काफी मिल रहा है, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो पाएगा, क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं बनने वाला है लिख के ले लो, कितना भी थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ के रखोगे, सोचोगे डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पुट करके बना देंगे, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं तुमसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। तो दिमाग इंस्टेंटली, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो इंस्टेंटली थोड़ी दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग को बोलते हैं प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट में भी बोले थे कि जितना क्वेश्चंस बनाओगे उसी से तुम्हारा थ्योरी क्लियर होगा। ये सारा चैप्टर जो है पूरा न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड है। जो जो चैप्टर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस बनाना ही होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो Yes. टॉपिक एक आज कवर कर लेते हैं। Sir, चलो, हाँ बोलो। second stationary orbit in बोलो Bose बोलो। atom का मतलब? सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, तो सेकंड n इक्वल टू की बात हो रही है। ठीक है। सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या हुआ? सारे ऑर्बिट्स तो फिक्स होते हैं ना, ये तो बताया ही है। बोर्स के पोस्टुलेट में ही है कि सारे ऑर्बिट का पोजीशन जो है वो फिक्स है, तो इसलिए स्टेशनरी यूज किया जा रहा है। और सेकंड ऑर्बिट तो n इक्वल टू 2 ही होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। बताया है ना, n इक्वल टू 2 को फर्स्ट Yes, sir. एक्साइटेड स्टेट। चलो, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं। ये तो हो गया बोर्स मॉडल के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी थे, ये चीज ध्यान रखना कि बोर्स मॉडल सारे जगह अप्लाई नहीं होता है। पहला चीज तो बोर्स मॉडल का लिमिटेशन हम लोग देखे थे कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये लिमिटेशन है बोर्स मॉडल का, कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, ये बताए थे ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके स्पेक्ट्रम को बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड था। तो पहला लिमिटेशन तो ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये है कि बोर्स मॉडल जो है बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है। जैसे ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो रहे थे उन सभी के अराउंड अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो सारे लाइंस जो हो जाते हैं ना और छोटे छोटे लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगे। तो उन सब चीजों के बारे में बोर्स मॉडल कुछ नहीं बोला है, जिसको कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम
बोर्स मॉडल, ये सब चीज बस जानना है तुम लोगों को, ये डिटेल में नहीं करना है, ये सब हायर क्लासेस का टॉपिक्स हैं। तो बोर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द splitting of spectral lines in the presence of magnetic field। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो ये स्प्लिटिंग होगा उसको हम लोग जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ZA जीमैन, जीमैन्स इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर होगा स्प्लिटिंग तो उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टार्क्स इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये अलग अलग सेंटेंस था, मतलब स्प्लिटिंग के बारे में बोर्स मॉडल कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। और तीसरा ये चीज है कि बोर्स मॉडल जो है वो एटम्स कैसे बॉन्डेड होते हैं ये तो सिर्फ बता दिया कि कितने स्पेक्ट्रम होते हैं या फिर कैसे होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, लेकिन वो एक्चुअली बॉन्डिंग कैसे होता है उसके बारे में, मतलब कैसे बॉन्ड बनता है उसके बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कुछ डीमेरिट्स थे बोर्स मॉडल के। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट डीमेरिट वही है कि सिर्फ वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो एक और डीमेरिट लिख लेना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म molecules by chemical bonds। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ कुछ डीमेरिट्स थे या लिमिटेशंस था बोर्स मॉडल का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब बन जाएगा ना बोर्स मॉडल के क्वेश्चन, सब बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी भी बोलो, तो बनाएंगे सर। बनेगा या नहीं बनेगा? अब इतना क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेगा, बाकी सारा ये सब था पेक्यूलियर टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन सब था। अब बाकी सब देखोगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब तुमसे पूछा जाएगा कि n=3 से n=5 Yes, sir. ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ कितना आएगा, या लाइनमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज में स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से तुम अप्लाई करके बना सकते हो। ठीक है, सर एक्सरसाइज 3 बना सकते हैं अब एक्सरसाइज 3 किस, कौन सा टॉपिक दिया गया है? मेंस के पैटर्न पे। हाँ, मेंस के क्वेश्चन सब ट्राई कर सकते हो, बोर्स मॉडल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो सब क्वेश्चंस बना लेना तुम लोग। ठीक है, बोर्स मॉडल से पहले भी जो होगा, जैसे जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया या फिर यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, तो उन सब से रिलेटेड होगा और बोर्स मॉडल, तो यहाँ तक बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब बोर्स मॉडल का लिमिटेशन हो गया, इसके बाद बहुत सारे क्वांटम मॉडल हो गया। ठीक है, क्वांटम मॉडल की तरफ मूव किया, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्वांटम मॉडल को फॉलो करने लगा। क्वांटम मॉडल क्या होता है कि क्वांटम मॉडल में ये बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव की तरह उसको ट्रीट किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव भी कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, यही डुअल नेचर हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर की तरह डुअल नेचर शो करता है, मैटर की तरह वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे लाइट है, तो लाइट को देखो, अगर पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया था, तभी तो फोटोन हम लोग बोले थे। तो फोटोन एक्चुअली क्या था, लाइट का बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स था, स्मॉलेस्ट क्वांटम हम लोग उसको बोलते थे, है ना?
स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, Yes. बंडल ऑफ एनर्जी, तो वहां पे वो पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था। और लाइट देखो वेव की तरह भी होता है, वेव नेचर शो करता है ना लाइट, उसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी अप्लाई किया गया कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। तो उसी चीज को क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम मॉडल में एक्सप्लेन किया गया। तो एक फ्रेंच का साइंटिस्ट था जिसका नाम है डी ब्रॉय, ठीक है, लेकिन उसमें एक्चुअली इसका लिखा जाता है डी ब्रॉगली ऐसे है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डी ब्रॉय, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, डी ब्रॉय, इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन डी ब्रॉगली बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये बोला था अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, द वेवलेंथ लैम्डा of an electron is inversely proportional to, ठीक है, inversely proportional to its momentum p, ठीक है, मोमेंटम p। तो ये बोला था कि इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि वेवलेंथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मोमेंटम 1/p। तो मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये मास इनटू वेलोसिटी होता है। किसी भी पार्टिकल का अगर मोमेंटम निकालना है लीनियर मोमेंटम, तो ये मास इनटू वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है h, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू h/p हो गया। h क्या है यहाँ पे, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, h का वैल्यू ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू p की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, h/mv। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक्चुअली इसको डिराइव कैसे किया जाता है, ठीक है, ये देखो एक्चुअली आता कहाँ से है। तो दो इक्वेशन है, एक आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज किया जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू, आइंस्टाइन का ये इक्वेशन तुम लोग पढ़े होगे, एनर्जी इज इक्वल टू mc², पढ़े हो, मास और स्पीड ऑफ लाइट को ये रिलेट किया था, सुने हो आइंस्टाइन का इक्वेशन। Yes, sir. Yes, मैंने- sir. हाँ सर। हाँ, तो मास और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे मास है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और c है स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर किया। तो एक इक्वेशन एनर्जी का यहाँ से आता है, और दूसरा एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इक्वेशन सुने होंगे, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ये दूसरा इक्वेशन है ना। ऐसी इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके वो डिराइव हुआ था, है ना। अब इन दोनों से देखो, दोनों एनर्जी ही दे रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू mc² और एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से क्या लिख सकते हो कि mc² इक्वल टू h न्यू, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, Yes, sir. बोलो। चलो, अब ये अगर आ गया तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़े हो गए, mc², न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/λ, h न्यू या hc/λ, पढ़े हो ना। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ, ये तो ऑलरेडी हम लोग देखे ही है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। तब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, c और c कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से लैम्डा हमको निकालना, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ गया, h/m इंटू c। तो ये हो गया लाइट के लिए है, ठीक है, फॉर लाइट। तो लाइट के लिए वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, h/m और इंटू स्पीड ऑफ लाइट, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे इसके जगह पे कोई दूसरा, इसके जगह पे कोई दूसरा रेडिएशन रहेगा, तो दूसरा रेडिएशन रहेगा तो उसका हमको सॉरी, दूसरा अगर रेडिएशन रहेगा तो उसका हमको स्पीड लेना होगा ना, समझ में आया। इसके जगह पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुमको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, कोई रेडिएशन नहीं है, तब तो तुम लाइट ही मान के करोगे, तब तो v का वैल्यू क्या लोगे,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो स्पीड ऑफ लाइट है वही लेके करोगे। लेकिन अगर कोई दूसरा रेडिएशन दिया हुआ है, उसका तुमको स्पीड मेंशन किया हुआ है, तब तो वो यूज करना होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, तब तुम कौन सा वैल्यू यूज करोगे? v के जगह पे स्पीड ऑफ लाइट वाला यूज करोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h/m इंटू वी लिख देते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो v इज इक्वल टू c ही हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा रेडिएशन दिया हुआ है तो उसका स्पीड लेना होगा। तो आ गया ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और इसी लैम्डा को बोला जाता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज या डी ब्रॉय बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डी ब्रॉयस वेवलेंथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, h/p, p हो गया लीनियर मोमेंटम या फिर h/mv। इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से हम लोग इसको पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। बताओ तो क्या आ जाएगा? v के जगह पे तुम काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ से v² हम लोग लिख सकते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, है ना। तो यहाँ से v क्या हो गया, v का वैल्यू क्या हो गया, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय m, और इसका पावर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब रूट ले रहे हैं इसका, तो रूट होगा तो 1/2 ही पावर होगा, है ना। तो अब यहाँ yes, पे पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h/mv। तो v के जगह पे पुट करो ये वाला एक्सप्रेशन, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी के जगह क्या पुट कर दिया, 2ke/m, और इस पर पावर है हाफ। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू, नीचे m पे पावर हाफ है और ऊपर 1 है, तो ये भी पावर 1/2 ही आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आ गया ये, देखो मास भी उसके अंदर ही चला गया, अंडर रूट के अंदर हो गया। yes, sir. चलो, तो ये इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट, तो ये याद रखना, ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p या फिर h/mv, या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो गए इसके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोग ट्राई कर सकते हो। डी ब्रोगली वाले क्वेश्चंस देखना, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले पे ही रहता है क्वेश्चंस, h/mv या h/p या h, तो जो फॉर्मूला बताएं उसी पे क्वेश्चंस मिल जाएगा तुमको डायरेक्ट। ठीक है, तो ट्राई करना, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं आगे। ठीक है, Yes, sir. चलो, तो यहाँ तक एटलीस्ट क्वेश्चंस कर लेना, डी ब्रोगली तक तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो होगा आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ, लेकिन तुम लोग बिना क्वेश्चन बनाए काम नहीं चलने वाला है। चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। No, sir. सर हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, नहीं तो फिर एंड करेंगे। अभी दूसरा क्लास भी है ना तुम लोगों का, कितने बजे से है दूसरा क्लास? सर वो 5:10. 5:10 से है। अच्छा, तुम लोग का नहीं है। 5:10 से, अभी 3:30 से भी तो कोई क्लास है ना? आज नहीं है. आज नहीं है? नहीं. चलो फिर ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक लेकिन क्वेश्चंस कर लेना। Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक में? कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, नहीं तो एंड करेंगे। देख लो एक बार, कुछ पूछना है सर तो। लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग मिल सकता है?
रिकॉर्डिंग तो होता ही है यूट्यूब पे, तो रिकॉर्ड मिल जाएगा तुमको। यूट्यूब पे तो अपलोड किया ही जाता है ना। सर ईवी का नहीं मिलता सर, ईए का मिलता है। ईबी का भी मिलता है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारा तो बना हुआ है, वो पूछ लेना, वो उससे बात कर लेना ना, एक राव सर है उनसे बात कर लेना, वो ही देखते हैं। लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना होगा तो वो उनसे बात कर लेना। है उनका नंबर? नो सर। विशाल सर का नंबर है ना? या ग्रुप में तुम लोग डाल देना, ग्रुप में कि जो रिकॉर्डिंग चाहिए वो देख लेंगे, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। चलो थैंक यू सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू।